नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करते हुए इसके महत्वपूर्ण अंग महासभा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों हम सब लोग जानते हैं कि गत चर्चा के दौरान हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधारभूत जानकारी है, इसके उद्देश्य, इसकी विशेषताएं, इसकी स्थापना और जो सारी प्रक्रिया है, इसकी सदस्यता से संबंधित बातें, उन सब का अध्ययन या चर्चा हम लोगों ने करी। उसी को विस्तार देते हुए आज हम यह चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनके अंतर्गत महासभा की क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम हमको यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसके तीसरे अध्याय में जो 7वां अनुच्छेद है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण अंग हैं या जो अवयव हैं उनके संदर्भ में बताया गया है और उससे पता पड़ता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो 6 हैं, जिनमें पहला है महासभा, जिसे जनरल असेंबली भी कहा जाता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा है न्यास परिषद, जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जानते हैं। चौथा है सचिवालय, जो सेक्रेटरीट कहलाता है। पांचवा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसे कि हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से जानते हैं। और अंतिम छठवां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। तो आज की चर्चा के दौरान हम लोग महासभा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं उनमें सबसे अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण अंग है। एक विद्वान हुए डेविड कुशमैन, उनके अनुसार महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय या प्रमुख अंग है। कुछ विद्वानों ने इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा। शूमा एक विद्वान हैं, उन्होंने इसे संसार की नगर सभा, और एक सीनेटर जो हैं उनका नाम है वांडेनबर्ग, उन्होंने इसको विश्व की लघु संसद के नाम से पुकारा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। महासभा का जो अधिवेशन है वह साधारण रूप से 1 वर्ष में एक बार होता है और चार्टर के जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित विषय हैं उन पर विचार करने का इसको अधिकार है। जो महासभा है वो मानव पार्लियामेंट का इसका स्वरूप है। हालांकि आज भी हम जानते हैं कि
कुछ राष्ट्र जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, फिर भी महासभा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपनी चिंता को रखते हुए मानव कल्याण के लिए जो आवश्यक है उस संदर्भ में अपने दायित्व का निर्वहन करती है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य जो हैं उनको प्रतिनिधित्व बराबर रूप में प्राप्त है, लेकिन प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक मत अर्थात वोट देने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि जो सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अधिकतम 5 प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता है। कोई भी सदस्य देश हो वह अपने 5 प्रतिनिधि के रूप में महासभा में भेज सकता है, लेकिन जब अब वोट डालने का समय आएगा तो उस समय प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक वोट माना जाएगा, अगर चाहे उसके 5 सदस्य बैठे हों वहाँ पे या एक हो। मतदान के समय सबकी स्थिति बराबर होगी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रमुख जो अंग है, इस युग में वैश्विक जो लोकमत है उसके प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया है। चार्टर का जो अनुच्छेद 18 है उसमें जो महासभा की मतदान की प्रक्रिया है उसको बतलाया गया है। महासभा महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय उपस्थित एवं मतदान जो करने वाले सदस्य राष्ट्र हैं उनके 2/3 बहुमत से करती है, और जो अन्य प्रश्न हैं उन पर निर्णय हेतु 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके विषय में निर्णय उस समय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है, और अन्य प्रश्न जो हैं उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। यह एक आधारभूत जो है इसके अंदर भेद या अंतर है। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में जो विषय हैं उनकी सिफारिश करने वाले विषय, या फिर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होना हो, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होना हो, या न्यास परिषद के सदस्यों को निर्वाचन होना हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीन सदस्य जो हैं उनका प्रवेश दिया जाना हो, अथवा जो सदस्यता से संबंधित अधिकार और जो विशेषाधिकार हैं उनका किसी को निलंबित किया जाना हो, किसी सदस्य का निष्कासन करना हो, तो या कोई बजट संबंधी कोई प्रश्न हो, तो इन सब विषयों को महत्वपूर्ण प्रश्न की सूची में माना जाता है। जो महासभा है उसका जो वार्षिक अधिवेशन है वो नियमित रूप से सितंबर महीने के जो तीसरा मंगलवार आता है उससे प्रारंभ होता है, और प्राय जो दिसंबर माह है उसके मध्य तक चलता रहता है। प्रत्येक जो नियमित सत्र है उसके आरंभ में महासभा एक नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और 6 मुख्य समितियों के सभापति निर्वाचित कर देती है। इसके अंतर्गत भी जो भौगोलिक प्रतिनिधित्व है उसका विशिष्ट रूप से ध्यान रखा जाता है। जब हम इसके अधिकार और कर्तव्य के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो विचाराधीन विषय हैं उन पर महासभा वाद विवाद कर सकती है, किंतु जब तक सुरक्षा परिषद
महासभा के निर्णय की मांग ना करे तब तक महासभा निर्णय नहीं कर सकती है। सुरक्षा परिषद और जो अन्य अंग हैं अपने वार्षिक कार्य विवरण की जो रिपोर्ट है उसको महासभा के पास भेजते हैं और महासभा में निर्धारित जो भी तिथि है उसको इन पर विचार किया जाता है। लेकिन महासभा जो है वो सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर आलोचना करने के अलावा कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। महासभा के द्वारा जो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं और आर्थिक व सामाजिक परिषद के जो 54 सदस्य हैं और न्यास परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से मतलब बराबर रूप से महासभा और सुरक्षा परिषद को प्राप्त है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति प्राप्त होने पर महासभा जो है अब नए सदस्यों को पद ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ हमको यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो महासभा है वह बहुत जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन महत्वपूर्ण कार्यों में से अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर उनका जो संपादन है उनको करती है। अब हम बात करते हैं महासभा के जो ऐच्छिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं। तो जो चार्टर है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ का उसके अनुसार महासभा 2 प्रकार के कार्य करती है। एक तो ऐच्छिक कार्य और दूसरा अनिवार्य कार्य। तो जो ऐच्छिक कार्य है उसके अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना और सुरक्षा संबंधी कार्य या निरस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों को सीमित करने के लिए जो समस्त देश हैं उनमें सहयोग की स्थापना का प्रयास, ये सब जो कार्य हैं वो ऐच्छिक श्रेणी में रखे गए हैं। क्योंकि ये जो सब कार्य हैं ये सुरक्षा परिषद में जो है इनको प्रादुर्भाव या वहाँ से इसका लिए कार्य महत्वपूर्ण रूप से प्रारंभ होना चाहिए। अब जो महासभा के जो अनिवार्य कार्य हैं कि जिनको अनिवार्यतः महासभा को करना ही है, उनके अंदर क्या क्या आता है? उनके अंदर आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके बजट को पास करना। इसके अलावा सुरक्षा परिषद और जो अन्य संस्थाएं व संगठन हैं उनकी जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, उसके ऊपर विचार विमर्श करना। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल अर्थात न्यास परिषद है उसका निरीक्षण करना। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक व सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा व स्वास्थ्य के संबंध में जो अध्ययन और जांच पड़ताल करना और सिफारिशें करना। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के बिना मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता प्रदान करना। तो इस प्रकार से ये सब जो कार्य हैं वे कार्य इसके अनिवार्य कार्यों की श्रेणी में आते हैं। अब महासभा जो है वो अपने कार्यों के संचालन जो है वो कुछ समितियों के माध्यम से करती है, जिनमें कि प्रमुख रूप से 6 प्रकार की समितियां होती हैं जिसके तहत वे अपने कार्यों का संचालन करती है। जो महासभा के संदर्भ में यदि हम व्यापक रूप से जब बातचीत करते हैं तो यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है।
यूँ तो महासभा महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकांशतः तभी कार्य करती है जबकि सुरक्षा परिषद इस प्रकार की मांग करे, और इस प्रकार का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जिसे कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो कि वैश्विक शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा के द्वारा किया गया, जिसके तहत इस क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का जो महत्वपूर्ण प्रयास है वो 3 नवंबर 1950 को किया गया, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। शीत युद्ध के काल में अनेक कारणों से सोवियत संघ उन दिनों सुरक्षा परिषद की जो कार्यवाही थी उसका बहिष्कार कर रहा था, एवं जो 1 अगस्त 1950 को उसने दोबारा सुरक्षा परिषद की कार्यवाही में भाग लेना प्रारंभ किया। जो पाश्चात्य देश थे अमेरिकी गुट के, उनको यह डर सताने लगा कि जो उत्तर कोरिया है उसके द्वारा जो आक्रमण किए जा रहे हैं उनको सोवियत संघ के वीटो के द्वारा सुरक्षा परिषद में नहीं रोका जा सकेगा। इसलिए अमेरिका ने अवसर पाते ही जो महासभा है उसको शांति एवं सुरक्षा स्थापित कर सकने की जो शक्ति है उसको दिलाने का प्रयास किया। सोवियत संघ ने अमेरिका के इस प्रयास को बहुमत का दुरुपयोग बता दिया। इस प्रस्ताव के द्वारा महासभा को सामूहिक कार्यवाही एवं सेना का उपयोग करने की सिफारिश का अधिकार मिल गया। वैश्विक शांति और सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की असमर्थता के 24 घंटे के भीतर ही महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान हो गया। यदि महासभा की बैठक उस समय नहीं हो रही तो सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के वोट पर, संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों के वोट पर, 2 चीज़ हों, या तो सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के वोट या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्यों के वोट पर इस प्रकार के अधिवेशन की प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे के अंतर्गत ही विशेष आपातकालीन अधिवेशन हो सकता है। अतः उस समय महासभा ने तुरंत इस अधिकार का समुचित प्रयोग प्रारंभ कर दिया। महासभा का जब अधिवेशन चल ही रहा था उस समय उसने 1950 के अंतिम दिनों में जो चीन के कोरिया के संघर्ष में हस्तक्षेप को रोकने में सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महासभा ने वैश्विक शांति के लिए इस प्रकार के जो कार्य हैं उस हेतु आपातकालीन अधिवेशन को बुलाया गया, और मध्य पूर्व का जो एरिया है उसमें महासभा को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव है वह एक महासभा को नवीन रूप में कार्यों को सौंपने का, एक नवीन रूप में कार्यों के संपादन का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, यह उस समय का एक अवसर था। शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव था उसकी 5 धाराएं थी महत्वपूर्ण रूप से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से महासभा की जो प्रतिष्ठा है उसमें एक व्यापक रूप से वृद्धि हुई। जब हम महासभा की जो भूमिका है उसके संदर्भ में
अध्ययन करते हैं तो हमको यहाँ पर यह समझ में आता है कि महासभा की जो प्रतिष्ठा है वो समय के सापेक्ष निरंतर बढ़ती जा रही है। एक विद्वान हुए हैं गुडरिच, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो महासभा है वो एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं है, बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य भी प्रमाणित कर दिया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर गुडरिच महोदय का जो ये वक्तव्य है ये कहीं ना कहीं यह इंगित करता है कि महासभा एक महत्वपूर्ण स्थिति अपने संदर्भ में रखती है। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान के अंदर हम लोग सुरक्षा परिषद की चर्चा करेंगे। नमस्कार।